Hello guys, welcome to our channel Rebirth of White Soul. Chapter 180 रंजीत की बेशर्मी, आरती जी का गुस्सा। पर अभी भी वो आदमी नशे में लग रहा था, इसलिए चिल्लाने लगा, कौन है बे, किसकी हिम्मत हुई जो उसने मेरे ऊपर पानी डाला। वहीं उस आदमी को देखकर पूरा मेहरा फैमिली हैरान हो गया। वहीं प्रिया की पैरों तले से जैसे जमीन ही खिसक गई थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई हो। उसे खुद से ही घिन आने लगी थी। सब आंखें फाड़े उस आदमी को देख रहे थे, जो 30-35 साल का लग रहा था। वहीं कांता की आंखें तो फटी की फटी ही रह गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है। कल रात तो कांता ने इसे इतने नशे में देखकर उसकी ड्रिंक में और भी नशा मिला दिया था, और उसने उसे ईशानी के रूम में छोड़ दिया था। तो इस वक्त वो प्रिया के रूम में क्या कर रहा है। उसे तो लग रहा था ये आदमी शायद नशे की हालत में ईशानी के रूम से निकल गया होगा, क्योंकि ईशानी खुद ही अपने रूम में नहीं थी। वहीं प्रिया तो मानो जम सी गई थी। मोक्ष की जगह एक मोटे भद्दे से दिखने वाली आदमी को अपने सामने देखकर। अब तक उस आदमी के ऊपर ब्लैंकेट होने की वजह से उस आदमी की सिर्फ बैक नेक दिख रहा था, जिस वजह से पता नहीं चल पा रहा था कि वो आदमी कौन है। प्रिया को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी दुनिया ही उजड़ गई हो। वो तो इस आदमी को मोक्ष समझकर बैठी थी, पर ये तो कोई और ही निकला। नंदिनी अब अपने हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाई और हंसते हुए बोली, प्रिया ये तुम्हें कहाँ से मोक्ष जीजू जैसे लगे, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। क्या तुम्हारी टेस्ट इतना घटिया है, मुझे तो पता ही नहीं था। वैसे ये भैंस जैसा दिखने वाला आदमी है कौन, टीयर्स ऑफ जॉय। उसकी बात सुनकर सब होश में आए। वहीं वो आदमी जो अपने सामने इतने सारे लोगों को देखकर हैरा था, नंदिनी की मुंह से आपने लिए भैंस सुनकर गुस्सा हो गया और गुस्से से बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे भैंस बोलने की, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं। तभी दर्शित उस आदमी के मुंह पर एक मुक्का जड़ते हुए बोला, कौन हो तुम, हमें भी तो पता चले। समीर और सुकेत जी अब तक उस आदमी को पहचान गए थे। ये आदमी भी एक छोटा मोटा बिजनेसमैन था, रंजीत ठाकरे। और उन दोनों को ही पता था कि ये आदमी रंजीत ठाकरे कितना बड़ा अयाश आदमी है और कितना घटिया आदमी है। लड़कियों के साथ रात बिताना तो जैसे उसकी आदत थी, और इसी आदत की वजह से उसकी बीबी ने उसे छोड़ दिया था, और अब तो उसकी कंपनी भी बर्बाद होने की कगार पर थी। कल तो किसी ने उसे पार्टी में भी इनवाइट नहीं किया था, फिर भी वो किसी और बिजनेसमैन के साथ यहाँ बेशर्मों की तरह आ गया था। वहीं मुक्का पड़ते ही रंजीत ठाकरे आपने होश में आ गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो यहाँ आया कैसे। वो अब तक तो सुकेत जी और समीर को भी पहचान गया था। उसने आपने आप को देखा, फिर बेशर्मों की तरह बेड से उतर गया। ये देखकर आरती जी, दादी माँ और नंदिनी ने आपने मुंह दूसरी तरफ कर लिया। वहीं बाकी सब तो उसे गुस्से से देख रहे थे। रंजीत ठाकरे ने बेड से नीचे पड़े अपने शर्ट और पेंट उठाकर उनके सामने ही पहनने लगा, जैसे उसे इन सब की आदत हो। और हो भी क्यों ना, वो था कि एक नंबर का लड़कीबाज। हर दिन वो किसी ना किसी लड़की के साथ तो होता ही था। उसने आपने कपड़े पहन लिया तो सबकी तरफ देखकर बोला, कल मैं बहुत नशे में था, लगता है इसलिए मैं यहाँ सो गया था। फिर उसे कल रात की सारी बातें याद आने लगा, तो वो प्रिया की तरफ देखकर बेशर्मी के साथ बोला, थैंक यू कल रात के लिए, तुम्हारे अंदर तो बात ही कुछ अलग है। वैसे बहुत वाइल्ड थी तुम कल रात, लगता है बहुत एक्सपीरियंस है तुम्हें इन सब का। इतना कहकर वो बेशर्मी के साथ मुस्कुराने लगा। उसकी ऐसी बेशर्मी भरी बातें सुनकर प्रिया को डूबकर मर जाने का मन कर रहा था। वहीं समीर घुस से आगे जाकर रंजीत की मुंह पर एक और मुक्का जड़ दिया और गुस्से से बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में आकर हमारी घर की बेटी के रूम में घुसने की। वहीं प्रिया को तो कुछ सूझ नहीं रहा था कि वो क्या करे। उसे तो अपनी फ्यूचर अंधेरे में दिख रहा था। कहाँ वो सोच रही थी कि मोक्ष को अपना बना लेगी, और कहाँ ये घटिया आदमी जो गटर की कीड़े की तरह लग रहा था। प्रिया रोते हुए बोली, मुझे कुछ याद नहीं है, जरूर इसने मेरी नशे में होने का फ़ायदा उठाया होगा। उसे रोते देखकर बाकी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि सब इस वक्त बहुत गुस्से में थे। वहीं नंदिनी मुंह बनाते हुए बोली, तुम्हें कुछ याद नहीं, तुम नशे में थी, फिर भी तुम मोक्ष जीजू का नाम के कर उन्हें बदनाम कर रही थी। अगर तुम्हें याद ही नहीं था तो तुम्हें ये मोटा भाई मोक्ष जीजू कैसे लग गए, टीयर्स ऑफ जॉय।
वहीं समीर और रिहान तो रंजीत को मारने में लग गए थे। वहीं रंजीत भले ही बेशर्म और अयाश था, पर इतना मार खाकर धीरे धीरे वो अपने रियल सेंस में आने लगा था और उसे कल रात की बातें याद आने लगी। प्रिया की बात सुनकर वो अपने मुंह से खून साफ करते हुए गुस्से से बोला, ए लड़की, तुम अपना ये सती सावित्री बनने का नाटक किसी और के सामने करना। तुम खुद ही मुझे इस रूम में लेकर आई थी और अब तुम कह रहे हो कि मैंने जबरदस्ती किया था। रंजीत को हल्का हल्का याद था कि कोई लड़की उसे लेकर रूम में आ रही थी, पर उसे ये याद नहीं था कि वो लड़की है कौन, क्योंकि कांता की चेहरा उसे ठीक से याद नहीं था। फिर प्रिया को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, कल रात तुम खुद मुझे अपने पास खींच रही थी और खुद ही तुमने पहल की, अब सबके सामने ऐसे नाटक कर रही हो जैसे मैंने तुम्हारी फायदा उठा लिया हो। उसकी बात सुनकर सब प्रिया की तरफ देखने लगे। सबकी नज़रों में घिन साफ नजर आ रहा था। प्रिया सबको अपनी तरफ देखता पाकर पैनिक करते हुए रोते हुए बोली, नहीं मोम, डैड, भाई, आप सब मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैं इसे रूम में नहीं लाई थी। मुझे तो पता भी नहीं कि ये कौन है। मुझे कुछ भी याद नहीं है। मुझसे गलती हो गई है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। इतना कहकर वो घुटनों के बल बैठ गई। उसकी बात सुनकर आरती जी और सुकेत जी और रिहान, अयान को थोड़ा तो बुरा लगने लगा था कि शायद इस आदमी ने ही प्रिया के साथ जबरदस्ती किया है। तभी दादाजी गुस्से से बोले, कुछ देर पहले तो तुम बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह रही थी कि कल रात मोक्ष तुम्हें यहाँ रूम लाया था। क्या तुम ईशानी की होने वाले पति को पसंद करते हो जो तुम्हें इस आदमी में भी मोक्ष नजर आ रहा था? तुम्हें शर्म नहीं आती, घटिया लड़की? तुमने पहले तो मेरी पोती से उसकी फैमिली को छीन लिया, फिर उसकी मंगेतर को छीन लिया, फिर उसके हिस्से की प्रॉपर्टी को भी मेरे इस नालायक बेटे और बहू ने तुम्हें दे दिया। फिर भी मेरी पोती ने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसे वो सब चाहिए ही नहीं था, पर अब क्या तुम उसे उसकी प्यार को भी छीनना चाहती हो? वहीं आरती जी, सुकेत जी, रिहान और अयान, जिन्हें प्रिया के लिए थोड़ा बुरा लगने लगा था, दादाजी की बात सुनकर उनकी आंखें फिर से कठोर हो गई। वहीं प्रिया तो सकपका गई। वो रोते हुए बोली, नहीं दादाजी, आप गलत समझ रहे हैं। मैं ईशानी से उसकी प्यार छीनने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। मुझे सच में कल ऐसा लगा था कि मेरे सामने मोक्ष जी है। शायद ज़्यादा नशे की वजह से मुझे गलतफहमी हो गई थी। तभी रंजीत, जिसका मार खा खाकर मुंह सूज गया था, उसके मुंह से खून निकल रहा था, वो प्रिया को देखकर हंसते हुए बेशर्मों की तरह बोला, ओहो, तो मैं अब समझा क्यों कल रात तुम हम दोनों के साथ होते वक्त बार बार यही बोल रही थी कि मोक्ष मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, मैं तुम्हें उस ईशानी के पास वापस नहीं जाने दूंगी। तुम सिर्फ मेरे हो, मैंने उस ईशानी से तुम्हें हमेशा के लिए छीन लिया। इतना कहकर रंजीत प्रिया को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। उसे बस अब यहाँ से निकलना था, इसलिए उसे कल रात में हुआ जो कुछ याद था सब बता दे रहा था। वहीं रंजीत की बात सुनकर तो प्रिया का चेहरा पीला पड़ गया। उसने ये सब नशे में बोला था, ये बात तो उसे भी ठीक से याद नहीं है, तो इस आदमी को कैसे याद है? उसे तो अब और भी डर लग रहा था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। वो इस बात को झुठला भी नहीं पा रही थी क्योंकि मोक्ष का नाम सबसे पहले तो उसने ही लिया था। वो मदद के लिए पीछे खड़ी कांता की तरफ देखने लगी। कांता को भी इस वक्त प्रिया के लिए बहुत डर लग रहा था। वो जल्दी से आगे आकर बोली, क्या पता ये आदमी झूठ बोल रहा हो। इसने ही प्रिया मेम को फंसाने के लिए उनके ड्रिंक में कुछ मिला दिया हो और अब झूठ बोल रहा हो। उसकी बात सुनकर सब उसे गुस्से भरी नज़रों से देखने लगे। दर्शित कांता की तरफ देखकर गुस्से से बोला, तुम ही थोड़ी पहले कह रही थी ना कि तुमने अपनी आंखों से मोक्ष को प्रिया को उसकी रूम में ले जाते हुए देखा था। दर्शित की बात सुनकर कांता सकपका गई। वहीं बाकी सब भी गुस्से से कांता की तरफ देखने लगे। कांता अपने नजरें नीचे झुकाते हुए बोली, वो शायद मुझसे गलती हो गई, मैंने किसी और को देखा था शायद। वहीं आरती जी गुस्से से प्रिया की तरफ देखकर बोली, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी घटिया लड़की निकलोगी। मुझे लगता था हमने तुम्हारी परवरिश बहुत अच्छी तरह से की है, पर तुम तो हमारे प्यार और केयर की काबिल ही नहीं थी। तुम्हारी वजह से मैंने अपनी खुद की बेटी को अपने से दूर कर दिया। तुम्हारी वजह से आज वो हम सबसे नफरत करती है और अब तुम मेरी बच्ची से उसकी खुशियां, उसकी प्यार को भी छीनना चाहती थी ताकि वो हम सबसे और भी नफरत करने लगे। इस वक्त आरती जी इतनी गुस्से में थी कि उनकी आंखें लाल हो गई थी।
वो घुटने पर बैठी प्रिया को थापड़ मारने लगी। वो अपना सारा जोर लगा रही थी उस थापड़ में। इस वक्त प्रिया को जैसे कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। उसकी आंखों के सामने जैसे सब ब्लैंक हो रहा था। थापड़ की वजह से उसकी गाल सूज गए थे, उसकी होंठों के किनारे से खून आने लगे थे। किसी को आरती जी की प्रिया को मारने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सच में प्रिया अपनी हद से बाहर चली गई थी। अगर फर्क पड़ रहा था तो सिर्फ कांता को। उसे प्रिया को मार खाते देख बहुत बुरा लग रहा था और इस वक्त आरती जी पर गुस्सा भी आ रहा था। समीर आगे आकर आरती जी की हाथ को पकड़ कर बोला, बस करो मोम, इस घटिया लड़क को आपको अपनी हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं है। तभी एक मेड वहां आकर घबराते हुए बोली, सर मेम वो नीचे मिस्टर राजवंश ने गार्ड्स भेजा है। उसने इतना ही कहा था, किसी को कुछ कहने का मौका दिए बिना कुछ लेडी गार्ड्स अंदर आए और उन सब ने कांता और प्रिया को उनके बालों से पकड़कर घसीटकर बाहर की तरफ ले जाने लगे। वहीं ये सब इतना अचानक हुआ कि किसी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। सब उनके पीछे पीछे चले गए। वो लेडी गार्ड बहुत ज्यादा बेरहम थे। वो प्रिया और कांता को बालों से घसीटकर ले जा रहे थे, जिस वजह से कांता और प्रिया को इस वक्त बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। प्रिया को मार खाने की वजह से पहले से भी दर्द में थी। वो जोर से चिल्ला भी नहीं पा रही थी। उसकी घुटने सीढ़ियों पर लग रही थी, जिस वजह से उसकी घुटनों से खून आने लगा था। वहीं कांता जो एक फाइटर थी वो भी उन गार्ड्स की हाथ से खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। गार्ड्स ने सीढ़ियों से दोनों को घसीट कर ले जाते हुए लिविंग रूम में पटक दिया। कांता घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई। उसकी हाथ भी छिल गए थे, पर वो गुस्से से उन गार्ड को देख रही थी। वहीं प्रिया तो जैसे बेहोश होने की कगार पर थी। बाकी सब भी हॉल में आ गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि मोक्ष ने गार्ड्स को यहाँ क्यों भेजा है। क्या उसे इतनी जल्दी पता चल गया कि यहाँ क्या हुआ है? क्या प्रिया की उसका नाम लेने की वजह से वो इतने गुस्से में है कि आपने गार्ड्स को भेज दिया? उनमें कुछ गार्ड ईशानी की भी थे। सुकेत जी आगे आकर बोले, क्या मिस्टर मोक्ष ने आप सबको यहाँ भेजा है किसी रीजन से? चैप्टर 181 कबीर का गुस्सा। सुवर्णपुर केस, स्लो ड्रग। क्या उसे इतनी जल्दी पता चल गया कि यहाँ क्या हुआ है? क्या प्रिया की उसका नाम लेने की वजह से वो इतने गुस्से में है कि आपने गार्ड्स को भेज दिया? उनमें कुछ गार्ड ईशानी की भी थे। सुकेत जी आगे आकर बोले, क्या मिस्टर मोक्ष ने आप सबको यहाँ भेजा है किसी रीजन से? उनकी बात सुनकर बाकी सब भी उन गार्ड्स की तरफ देखने लगे। सबको जानना था कि आखिर हुआ क्या है। अगर मोक्ष को पता भी चल गया होता कि प्रिया ने उसका नाम लेकर उसे बदनाम किया है, तो उसे सिर्फ प्रिया पर गुस्सा होता। पर कांता इन सब के बीच कहाँ से आ गई? क्या कांता को भी मोक्ष ने इसलिए लाने को ऑर्डर दिया है क्योंकि उसने ये बोला था कि उसने मोक्ष को प्रिया के साथ देखा है? सब असमंजस में उन गार्ड्स की तरफ देख रहे थे। वहीं प्रिया और कांता की चेहरा तो डर से पिला पड़ गया था। उन्हें अब डर लग रहा था कि कहीं मोक्ष को उनकी प्लानिंग के बारे में सब कुछ पता तो नहीं चल गया है ना। पर मोक्ष और ईशानी के गार्ड्स तो इमोशनलेस थे। उनमें से एक गार्ड आगे आकर बिना किसी भाव के बोला, आप लोग इसे देखकर समझ जाएंगे कि बॉस ने इन दोनों को लाने के लिए क्यों बोला है। इतना कहकर उस गार्ड ने एक पेन ड्राइव आगे बढ़ा दिया तो समीर ने उसके हाथ से उस पेन ड्राइव को ले लिया और पेन ड्राइव को सामने एलईडी पर कनेक्ट कर दिया। तभी स्क्रीन पर एक फुटेज चलने लगा जिसमें कांता चोरी छुपे किचन में गई और उसने अपने पास से एक छोटी सी बोतल निकाली और उसमें से कुछ दादाजी और दादी माँ की खाने में मिला दिया। उसकी होंठों पर एक शैतानी स्माइल थी। फिर वो वहां से चुपके से बाहर निकल गई। उस वीडियो को देखकर कांता की आंखें हैरानी से फैल गई। उसने तो बड़ी सावधानी के साथ ये सब किया था। उसने पूरा ख्याल रखा था कि आसपास कोई भी ना हो। उसने अच्छे से सारे कैमरा भी चेक किया था, तो फिर ये वीडियो रिकॉर्ड कैसे हो गई? वहीं दर्शित और नंदिनी के सिवा बाकी सब उस फुटेज को देखकर हैरान थे कि ये कांता जो इतनी मासूम और डरी हुई दिखती है, वो ऐसा भी कुछ कर सकती। पर किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कांता ने ऐसा क्यों किया और क्या मिलाया था कांता ने खाने में। फिर स्क्रीन पर कल रात की पार्टी वाला वीडियो चलने लगा जहां कांता और प्रिया मोक्ष और ईशानी की ड्रिंक में कुछ मिला रहे थे। फिर कैसे ईशानी के बदले उस ड्रिंक को नंदिनी ने पी लिया।
फिर मोक्ष का ड्रिंक पीना, फिर मोक्ष का घर के अंदर आना और उसके पीछे पीछे प्रिया की भी घर का अंदर आना। फिर इतने में ही वीडियो बंद हो गई। इस वीडियो को देखकर जो प्रिया मार खा खा कर बेहोश होने की कगार पर थी, अब तो उसकी हाथ पैर कांपने लगे। इसमें साफ साफ उसकी सारी गलती दिख रही थी। अब वो क्या करेगी? मोक्ष तो उसे छोड़ेगा नहीं और शायद उसकी घरवाले भी उससे नफरत करने लगे, तो वो क्या करेगी? ये सोचकर प्रिया की दिमाग जैसे सुन पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। वहीं बाकी के घरवाले तो गुस्से से प्रिया और कांता को देख रहे थे। वहीं कबीर भी अब तक नीचे आ गया था। जब उसने ये वीडियो देखा तो उसका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा था। तो इसका मतलब वो ड्रग्स रीति के लिए नहीं बल्कि उसकी बहन ईशानी के लिए था और गलती से रितिका ने उस ड्रग्स वाली जूस को पी लिया। अगर कल रात वो नहीं होता तो पता नहीं रितिका किस हालत में होती, और अगर उसकी बहन ईशानी इस ड्रग्स वाली जूस पी लेती तो वो किस हालत में होती। ये सोच सोच कर ही कबीर को इस वक्त कांता और प्रिया पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने बिना कुछ सोचे समझे आगे गया और सीधा उसने प्रिया की बालों से को पकड़ लिया और उसकी गालों पर एक दो जोर से थापड़ जड़ दिया और गुस्से से फिर कांता की तरफ देखकर बोला, तो तुम दोनों ने ही कल उस डंक में ड्रग्स मिलाया था। फिर उसने प्रिया की बाल को जोर से झटक कर छोड़ दिया और गुस्से से उसने कांता की गले को पकड़ लिया। वहीं प्रिया को छोड़ते ही प्रिया की सिर वहां रखे टेबल से टकराया, जिस वजह से उसके सिर से हल्का हल्का खून आने लगा। उसकी चेहरे पर भी कट लगा गया जिससे खून बहने लगा। प्रिया को इस वक्त अपनी गाल पर बहुत दर्द और जलन महसूस हो रही थी। उसने अपनी चेहरे को छुआ तो उसके हाथ में खून आ गया, जिसे देखकर प्रिया और भी पैनिक करने लगी। प्रिया को अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था। उसे अपनी चेहरे पर एक भी दाग बर्दाश्त नहीं था। वो हमेशा अपनी ब्यूटी को लेकर कॉन्शियस रहती थी, पर आज उसकी चेहरे पर चोट लग गई थी, जिस वजह से प्रिया पैनिक करने लगी थी। वहीं कबीर को इतने गुस्से में देखकर सब चुप थे। कांता की मरने जीने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और ना ही प्रिया की मार खाने से। सबको यही लग रहा था कि कबीर इतने घुस में इसलिए है क्योंकि प्रिया और कांता ने ईशानी को ड्रग्स देने की कोशिश की थी। और ये सच भी था, कबीर ईशानी और रितिका दोनों की वजह से ही इन पर गुस्सा था। तभी समीर भी प्रिया की तरफ देखकर गुस्से से बोला, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी घटिया लड़की हो और कितनी सफाई से झूठ बोलती हो तुम, और कितने झूठ बोला है तुमने हम सब से। इतना कहकर समीर ने गुस्से में फ्लावर बास उठाकर प्रिया के तरफ फेंक दिया। ये तो अच्छा हुआ कि प्रिया साइड हट गई, वरना अब तक तो उसका सिर फट चुका होता। प्रिया डर के मारे कांप रही थी और उसे दर्द भी हो रहा था। भले ही वो साइड हट गई थी, पर फ्लावर बास के गिरते ही उसके छोटे छोटे टुकड़े प्रिया की पैरों में घुस गए। प्रिया की मुंह से दर्द से चीखें निकल गई, पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। सब इस वक्त बहुत गुस्से में थे। वहीं एक गार्ड आगे आकर कबीर से कांता को छुड़ाते हुए बोला, सर आप उन्हें छोड़ दीजिए, हमें बॉस से ऑर्डर मिला है कि इन्हें जिंदा लाना है। उस गार्ड को देखकर कबीर ने कांता को एक झटके में छोड़ दिया, क्योंकि वो पहचान गया था कि वो गार्ड उसकी बहन ईशानी की है। अगर उसकी बहन खुद इन्हें सजा देना चाहती है तो वो बीच में नहीं आएगा। वहीं कबीर की छोड़ते ही कांता जोर जोर से सांस लेने लगी, क्योंकि कबीर की ग्रिप उसकी गले पर इतनी टाइट थी कि अगर कुछ देर और कबीर उसकी गले को और पकड़े रहता तो वो अब तक तो वो मर चुकी होती। वहीं दर्शित आगे आकर सरकास्टिक वे में बोला, तुम तो कह रही थी कि तुम्हें कल रात की बात कुछ भी याद नहीं है, पर इस वीडियो में तो साफ दिखाई दे रहा है तुमने ही ईशानी और मोक्ष को ड्रग्स दिया था, तो अब तुम अपने सफाई में कौन सी झूठ बोलने वाली हो। तभी दादी माँ बोली, मैंने तो पहले ही कहा ये लड़की इस घर में कभी रहने की लायक ही नहीं थी, पर तुम सब की आंखों पर तो इसकी प्यार की पट्टी बंधी हुई थी। अब देखो कैसे मेरी पोती की खुशियों को छीनने की कोशिश कर रही है, जैसे हमेशा करती आ रही थी। ये कहते हुए प्रभा जी गुस्से से प्रिया के साथ साथ आपने पूरे परिवार को देख रही थी। तभी अबीर जो गेस्ट रूम में था शोर सुनकर नीचे आ गया था। उसने भी सब कुछ सुन लिया था। वो आगे आकर बिना किसी भाव के मजाक उड़ाने वाली हंसी के साथ बोला, आप सब ने ऐसी घटिया कैरेक्टरलेस लड़की के लिए मेरी प्यारी बहन ईशानी को इतना परेशान किया था और उसे इतना तकलीफ दिया था। सच में आप सब अंधे के साथ साथ बहुत बड़े बेवकूफ़ भी हो।
ये लड़की तो शकल से ही चालबाज और बहियात लग रही थी मुझे शुरू से। पता नहीं इसने पहले क्या कुछ नहीं किया होगा मेरी प्यारी बहन को परेशान करने के लिए। अगर हम सबको पहले से ही ईशानी के बारे में पता होता तो मैं तो उसे इस घर में एक पल भी नहीं रहने देता, उसे अपने साथ ही ले जाता मैं। वहीं अबीर की बात सुनकर सुकेत जी, आरती जी और चारों भाई को शर्म आ रही थी, पर इस वक्त तो सबसे ज्यादा उन्हें प्रिया पर गुस्सा आ रहा था। सुकेत जी प्रिया को देखते हुए बिना किसी भाव के बोले, क्या पहले भी तुमने ऐसे ही झूठ बोला था? क्या तुम ऐसे ही नाटक करते थे हमेशा से? इस वक्त सुकेत जी प्रिया से बहुत डिसपॉइंट और गुस्सा थे, जो प्रिया भी समझ पा रही थी। उसे इस वक्त थोड़ा रिग्रेट हो रहा था कि क्यों उसने बिना ये जाने कि कोई उनका वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, उसने इतना सब प्लान कर लिया। वहीं समीर कांता की तरफ देखकर बोला, और तुम हो कौन और तुमने उस खाने में क्या मिलाया था? इतना कहकर वो गुस्से से कांता को देखने लगा। वहीं कांता जो समझ गई थी अब तो ऐसे भी वो मोक्ष के हाथ से बचने नहीं वाली थी, इसलिए वो हंसते हुए दादाजी और दादी माँ और सुकेत जी की तरफ देखकर हंसते हुए बोली, क्या तुम सब 25 साल पहले की सुवर्णपुर केस भूल गए? उसकी मुंह से सुवर्णपुर केस के बारे में सुनकर दादाजी, दादी माँ, सुकेत जी के साथ आरती जी भी हैरान हो गए। पर वहीं समीर, दर्शित, रिहान और अयान को कुछ समझ नहीं आया था, पर आपने दादाजी, दादी माँ और मोम डैड की चेहरे को देखकर वो सब समझ गए कि कुछ तो ऐसा है जो उन्हें नहीं पता। पर अभी पूछने का सही टाइम नहीं था, तो रिहान कांता की तरफ देखकर गुस्से से बोला, उस खाने में तुमने क्या मिलाया था? उसकी बात सुनकर कांता वैसे ही हंसते हुए दादाजी और दादी माँ की तरफ देखकर बोली, उसमें मैंने जो भी मिलाया था तुम जानकर भी क्या कर लोगे? तुम बच नहीं सकते क्योंकि उसका कोई एंटीडोट ही नहीं है। धीरे धीरे एक एक करके तुम दोनों की सारे ऑर्गन फेल होने लगेंगे। हाँ, मैंने 2 बार ही उस ड्रग्स को तुम्हें दिया है, इसलिए अभी भी तुम्हारे पास 3-4 साल का वक्त तो है ही धीरे धीरे मरने के लिए। वहीं उसकी बात सुनकर सबकी पैरों तले जमीन ही खिसक गई। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि इस औरत ने इतना खतरनाक ड्रग्स रविकांत जी और प्रभा जी को दिया है। कौन इतना बेरहम हो सकता है जो बुजुर्ग लोगों को ऐसे तड़पते हुए मारना चाहती है? वहीं प्रिया भी हैरान थी, उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि कांता ऐसी होगी। वहीं दादाजी और दादी माँ की आंखें अफसोस से बंद हो गई, क्योंकि दादी माँ ने ही कांता को इस घर में रहने दिया था। पर वो दोनों खुश थे कि एटलीस्ट उनके पास अभी भी 3-4 साल है, तब तक वो अपनी प्यारी पोती ईशानी की शादी तो अपनी आंखों से देख ही लेंगे। उसके बाद अगर वो मर भी गए तो उन्हें कोई अफसोस नहीं होगा, क्योंकि ईशानी मोक्ष जैसे अच्छे लड़कर के साथ होगी, तब कोई उनकी पोती का कुछ नहीं कर पाएगा। वहीं सुकेत जी और आरती जी के साथ साथ समीर, रिहान और अयान के आंखों में ही आंसू आ गए। वो सब अपने दादाजी और दादी माँ से बहुत प्यार करते थे। उन्हें ऐसा ड्रग्स दिया गया है जो एक स्लो पॉइजन की तरह धीरे धीरे उनकी जान ले लेगी। ये सोचकर उनकी आंखों में आंसू आ गए थे और उनका गुस्सा भी बढ़ रहा था। सुकेत जी की आंखों में तो मानो खून ही उतर आया था। वो गुस्से से आगे जाकर कांता की गाल पर जोर से थापड़ मारा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन्हें ऐसे जहर देने की? वहीं उस थापड़ से भी कांता को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो हंसते हुए बोली, अगर तुम बचा सकते हो तो बचा लो आपने इन बूढ़े माँ बाप को। वहीं तभी किसी की हंसी की आवाज आई। सबने उस तरफ देखा तो दर्शित हंस रहा था, जैसे उसने कोई जोक सुन लिया हो। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये दर्शित इस तरह हंस क्यों रहा है। अयान आगे आकर बोला, भाई आप हंस क्यों रहा है? वहीं दर्शित हंसते हुए कांता की तरफ देखकर बोला, तुम्हें क्या लगता है इस वीडियो को देखने के बाद मेरी बहन ने उस खाने को अपने दादाजी और दादी माँ तक पहुँचने दिया होगा, जिन्हें वो इस घर में सबसे ज़्यादा प्यार करती है? और अगर दादाजी और दादी माँ ने गलती से उस खाने को खा भी लिया होता, तो तुम्हें क्या लगता है इस दुनिया ऐसी कोई जहर है, ऐसी कोई स्लो ड्रग है जिसका एंटीटोड दुनिया की सबसे बेस्ट डॉक्टर ईशा नहीं बना सकती? दर्शित की बात सुनकर कांता कंफ्यूज हो गई, क्योंकि उसे नहीं पता था कि ईशानी ही डॉक्टर ईशा है। चैप्टर 182 हैरानी। एक और मौका चाहिए। तो तुम्हें क्या लगता है इस दुनिया में ऐसी कोई जहर है, ऐसी कोई स्लो ड्रग है जिसका एंटीटोड दुनिया की सबसे बेस्ट डॉक्टर ईशा नहीं बना सकती? दर्शित की बात सुनकर कांता कंफ्यूज हो गई,
क्योंकि उसे नहीं पता था कि ईशानी ही डॉक्टर ईशा है। वहीं बाकी सब दर्शित की बात सुनकर थोड़ा रिलैक्स हो गए कि ईशानी तो दुनिया की सबसे बड़ी डॉक्टर है, तो वो एंटीडोट तो बना ही सकती है। रिहान दर्शित को देखते हुए थोड़ा क्यूरियस होते हुए बोला, भाई क्या सच में उस खाने को दादाजी और दादी माँ ने नहीं खाया है? वहीं बाकी सब भी दर्शित की कुछ बोलने का इंतजार कर रहे थे। तो दर्शित कांता को देखकर फिर बाकी सब की तरफ देखकर बोला, जब से मुझ पर अटैक हुआ था तब से ईशानी थोड़ा कॉन्शियस थी। फिर जब कांता को पहली बार बच्चे ने देखा था तब से उसे इस पर डाउट हो गया था। इसलिए उसने मुझे और नंदिनी को इस पर नज़र रखने को बोला। फिर उसने मिनी कैमरा लगा दिया था और उसी काम की मदद से मैं इस कांता पर नज़र रख रहा था। इसने 2-3 बार शायद दादाजी और दादी माँ के खाने में कुछ मिलाया था, जिस खाने को हमने बदल दिया था। दर्शित की बात सुनकर सब हैरान रह गए कि ईशानी ने कितनी जल्दी गैस कर लिया कि कांता में कुछ गड़बड़ है। वहीं कबीर और अबीर को तो ईशानी के ऊपर प्राउड फील हो रहा था। दादाजी और दादी माँ ने भी एक दूसरे की तरफ देखा। उन दोनों की आंखों में भी ईशानी के गर्व था। आज उनकी प्यारी पोती की वजह से वो दोनों उस स्लो पॉइजन से बच गए, वरना पता नहीं हर दिन उन्हें कितना दर्द सहना पड़ता जब उनकी ऑर्गन एक एक करके फेल हो जाती तो। वहीं सुकेत जी और आरती जी की आंखों में भी आंसू थे। आज उनकी बेटी की वजह से उनके माँ पापा बच गए थे, वरना पता नहीं इस उम्र में उन्हें कितना दर्द सहना पड़ता। वहीं कांता तो हैरान हो गई थी। क्या उसकी प्लान फेल हो गई? क्या उसने जो स्लो ड्रग खाने में मिलाया था उसे इन दोनों में से किसी ने नहीं खाया? ऐसा कैसे हो सकता है? और ईशानी को उस पर डाउट कब हुआ और किस रीजन से हुआ? एक 20-22 साल की लड़की की नज़र इतनी तेज कैसे हो सकती है कि उसे उस पर डाउट हो गया, जबकि घर में बाकी किसी को भी उस पर कोई शक नहीं हुआ था। वहीं प्रिया तो बस नीचे बैठकर रो रही थी। उसकी मन में यही चल रहा था कि आखिर कांता है कौन, और अगर उसने दादाजी और दादी माँ जहर दिया तो अच्छे से देती ताकि ये दोनों ही मर जाते और उसकी रास्ते से हमेशा के लिए हट जाते, क्योंकि प्रिया के लिए तो दादाजी और दादी माँ ही उसके सबसे बड़े दुश्मन थे, जिन्होंने ईशानी को इस घर में ले आए थे। और उन दोनों ने ही ईशानी की वजह से कई बार उसे कितना कुछ सुनाया था। सुकेत जी ने प्रिया की तरफ देखकर गुस्से से पूछा, क्या तुम्हें भी इस बारे में पता था कि ये कांता माँ पापा को स्लो ड्रग्स दे रही है? उनकी बात सुनकर प्रिया हड़बड़ा कर रोते हुए बोली, नहीं डैड, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था कि ये औरत ऐसी होगी। मुझे नहीं पता था कि इसने दादाजी और दादी माँ को मारने की कोशिश किया है, मेरा यकीन कीजिए। उसकी बात सुनकर भी सुकेत जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अपनी सर्द आंखों से प्रिया को घूर रहे थे। तभी रिहान आगे आकर बोला, क्या पता तुम फिर झूठ बोल रही होगी, जैसे तुमने थोड़ी देर पहले झूठ बोला था कि मिस्टर मोक्ष तुम्हें रूम में लेकर गए थे, जबकि तुम खुद ही इस घटिया औरत जो हमारे दादा दादी को मारने की कोशिश कर रही थी, उसके साथ मिलकर तुमने ही मिस्टर मोक्ष को ड्रग्स दिया था और तुम ही मोक्ष के पीछे पीछे आ रही थी। कौन जानता है तुम इस बार भी झूठ नहीं बोल रही होगी। रिहान की बात सुनकर प्रिया रोते हुए बोली, सॉरी भाई, मुझे पता है मुझसे गलती हुई है। मुझे हमेशा से मिस्टर राजवंश पर क्रश था। जिस वजह से मुझसे गलती हो गई, इस कांता ने ही मेरा ब्रेन वॉश किया था, वरना मैं इतनी बड़ी गलत कदम नहीं उठाती कभी भी। इतना कहकर वो रोने लगी। वहीं कांता ने प्रिया की तरफ देख पर उसने कुछ नहीं बोला। ऐसे भी प्रिया की कुछ भी करके मेहरा फैमिली के साथ रहना जरूरी था, वरना उनकी इतने सालों की प्लानिंग बेकार हो जाएगी। वहीं रिहान गुस्से से बोला, तुम्हारी मुंह से मुझे अपने लिए भाई नहीं सुनना है। तुम जैसी घटिया लड़की जो अपनी मंगेतर को छोड़कर ईशानी की प्यार को पाने की कोशिश कर रही है, वो कभी मेरी बहन नहीं हो सकती। आज से मुझे कभी भी भाई मत बोलना। दादाजी और दादी माँ बिल्कुल सही थे। तुम हम सबके सामने मासूम बनने का सिर्फ एक्टिंग करती हो, पर तुम मासूम हो नहीं, और सच में तुम ईशानी से उसकी खुशियों को छीनने की ही कोशिश करती हो। जो तुम्हारा नहीं है तुम उसे हासिल करना चाहती हो। इतना कहकर उसने प्रिया को घिन भरी नज़रों से देखकर फिर दूसरी तरफ देखने लगा। वहीं रिहान की नज़रों में प्रिया अपने लिए घिन साफ साफ महसूस कर पा रही थी। उसने रोते हुए आरती जी की पैर पकड़ लिया और आंसू भरी आंखों से अपनी मोम की तरफ देखकर बोली, मोम, मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी गलती किया है।
पर क्या आप मुझे एक लास्ट चांस नहीं दे सकती? क्या आप मुझे इस बार के लिए माफ़ नहीं कर सकती? मैं प्रॉमिस करती हूँ आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। मुझे एक मौका तो आप दे सकती है ना मोम? मैं तो आपकी बेटी हूँ ना, आप तो मुझे माफ़ करेगा ना? इतना कहकर वो अपना सिर जमीन पर पटकने लगी, पर इससे आरती जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने अपने पैर प्रिया की हाथ से झटक कर पीछे ले लिया। उनके ऐसा करने से प्रिया पीछे हो गई और अपनी आंसू भरी आंखों से आरती जी को देखने लगी। तो आरती जी उसकी तरफ देखते हुए गुस्से से बोले, लास्ट चांस दी ताकि तुम फिर से ईशानी से उसकी प्यार को छीनने की कोशिश करो और मेरी बेटी को हर्ट करो, इसलिए चाहिए तुम्हें एक और मौका ना? फिर खुद पर ही हंसते हुए बोली, आज मुझे समझ आ रहा है, खुद का खून तो खुद का ही होता है। दूसरे की खून को तुम कितना प्यार करो, अच्छी परवरिश दो, पर वो कभी हम उसे अच्छा नहीं बना सकते। तुम्हारी वजह से मैंने अपनी खुद की बेटी को खुद से दूर कर दिया। ये जानने के बाद भी कि तुम मेरी अपनी बेटी नहीं हो, फिर भी मैंने तुम्हें प्यार दिया। और तुम्हें प्यार देने की चक्कर में मैं ये तक भूल गई कि मेरी खुद की बेटी भी है, जो इतने सालों हम सबसे दूर रही है। वो भी मेरे प्यार के लिए तरसती होगी। मैं उसे प्यार नहीं दे पाई, उसे खुद से इतना दूर कर दिया कि आज मेरी बेटी मुझसे नफरत करती है, मेरी चेहरा तक देखना पसंद नहीं करती है। और अब जब मुझे मेरी बेटी को कुछ दिन के लिए आपने सामने देखने का, उससे माफ़ी मांगने का मौका मिला है, तो तुम फिर से उसकी खुशियों को छीनने की कोशिश कर रही हो और चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूं। अगर आज मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया तो मैं अपनी बेटी की नज़रों में क्या खुद की नज़रों में भी हमेशा के लिए गिर जाऊंगी। उनकी बात सुनकर प्रिया को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी दिल में चाकू से वार कर रहा हो। उसे नहीं लगा था कि उसकी माँ ऐसी बातें करेगी। क्या अब वो पूरी तरह से बर्बाद होने जा रही है? वहीं गार्ड को कुछ मैसेज आया, तो वो बोला, हम अभी इन दोनों को ले जाना है, बॉस की तरफ से मैसेज था। इतना कहकर कुछ गार्ड्स ने कांता और प्रिया को पकड़ लिया। प्रिया छटपटाते हुए बोली, नहीं मुझे कहीं नहीं जाना है, प्लीज़ मोम डैड, भाई इन्हें रोकिए, मुझे नहीं जाना है इन सब के साथ, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं अगली बार ऐसी गलती कभी भी नहीं करूंगी। उसे इस वक्त हद से ज़्यादा डर लग रहा था। उसे बिल्कुल भी यहाँ से नहीं जाना था, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि मोक्ष कितना क्रूएल है। पर किसी ने भी उसकी मदद नहीं किया। सब जानते थे प्रिया को मोक्ष बहुत ज़्यादा पनिशमेंट देगा, पर सब खाली आंखों से प्रिया की तरफ देख रहे थे। वहीं ये सब कोई और भी देख रहा था। ये कोई और नहीं, मोक्ष और ईशानी थे। ईशानी और मोक्ष सबका प्रिया की रूम में जाने से लेकर बाहर जो कुछ भी हुआ सब कुछ देखा था। उन दोनों ने सबकी बातें भी सुनी थी। ईशानी की आंखों में कुछ पल के लिए कुछ एहसास आकर गुजर गया। तभी मोक्ष ने उसकी हाथ से लैपटॉप लेकर साइड में रख दिया और उसे झट से बेड पर लेटा कर खुद उसके ऊपर आ गया और ईशानी की गालों को चूमते हुए बोला, बीबी तुम्हें उन्हें इतनी ध्यान से देखने की जरूरत नहीं है, अब तो वो तुम्हारे कब्जे में है, उन्हें पनिशमेंट तो मिलना ही है। इस वक्त तुम सिर्फ मुझ पर फोकस करो। दोनों इस वक्त बिना कपड़ों के थे। मोक्ष तो ईशानी को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। वहीं ईशानी, जिसे मोक्ष ने रात के 4 बजे सोने दिया था और ड्रग्स की वजह से वो थोड़ा ज़्यादा वाइल्ड भी था, वो इस वक्त बहुत थकान महसूस कर रही थी। वो मोक्ष को देखते हुए अपनी आंखों को मासूमियत से झपकाते हुए बोली, हब्बी मैं थक गई हूँ। उसकी ऐसी नाटक देखकर मोक्ष को हंसी आ रही थी। आज पहली बार उसकी बीबी ऐसी मासूम बन रही थी और उसे खुशी भी थी कि उसकी बीबी अपनी ऐसी क्यूट साइड सिर्फ उसे ही दिखा रही है। वो ईशानी की चिक्स पर बाइट करते हुए बोला, बीबी तुम इस वक्त बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही हो, मन कर रहा है तुम्हें पूरी तरह खा जाऊं। वहीं ईशानी की मुंह से मोक्ष की बाइट करने की वजह से एक आह निकल गई और वो अपनी आंखें छोटी करके मोक्ष को देखने लगी। उसकी गाल तो मोक्ष की बात सुनकर शर्म की वजह से लाल हो गई थी। वहीं उसकी शर्म से लाल गाल और उसे ऐसे घूरता देखकर मोक्ष की होंठों पर स्माइल आ गई। वो ईशानी की माथे को प्यार से किस करते हुए बोला, मुझे लगता है हमें मॉर्निंग एक्सरसाइज स्किप नहीं करना चाहिए। वहीं ईशानी की आंखें हैरानी से फैल गई और उसकी गाल और कान जैसे जलने लगे थे। वहीं उसकी ऐसी एक्सप्रेशन देखकर मोक्ष की छह पर स्माइल आ गई। उसने ईशानी की होंठों को देखा, रात की बार बार किस की वजह से सूज गई थी, और भी रेड हो गई थी। मोक्ष ने अपने होंठ को ईशानी की होंठ पर रख दिया।
और उसे पैशनेटली किस करने लगी। वहीं ईशानी की आंखें इस एहसास से बंद हो गई। मोक्ष की हाथ ईशानी की पूरे शरीर पर चल रहे थे। मोक्ष कभी ईशानी की ऊपर लिप तो कभी लोअर लिप को सक कर रहा था। वो तो जैसे ईशानी की होंठ को खा ही जाना चाहता था। मोक्ष ईशानी की मुंह में अपनी जीभ इंटर करके उसकी पूरे मुंह को एक्सप्लोर कर रहा था। वहीं ईशानी की हाथ मोक्ष की बालों पर चल रहे थे। जब ईशानी को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी, मोक्ष ने ईशानी की होंठों को छोड़कर उसकी गर्दन को चूमने लगा। ईशानी की गर्दन पर कल रात आपने दिए हुए लव बाइट्स को देखकर मोक्ष की आंखों में अलग ही चमक आ गई थी। चैप्टर 183 मोक्ष और ईशानी की पैशनेट रोमांस। ईशानी की गर्दन पर कल रात आपने दिए हुए लव बाइट्स को देखकर मोक्ष की आंखों में अलग ही चमक आ गई थी। वो ईशानी की गर्दन को पैशनेटली चूमने लगा और आपने दिए हुए लव बाइट्स को सक करने लगा। उसका एक हाथ ईशानी की खुली कमर पर चल रहे थे। वहीं ईशानी की हाथ मोक्ष की बाल और कमर पर चल रहे थे। मोक्ष की इस पैशनेट किस से ईशानी भी बहक रही थी। कल रात ईशानी ने भी मोक्ष की गर्दन और चेस्ट पर लव बाइट दिया था, जिसकी हल्का निशान दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर ईशानी को कल रात की अपनी और मोक्ष की बीच हुआ सब कुछ याद आ रहा था और उसकी होठों पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। तभी मोक्ष ने उसकी उभारों पर बाइट कर दिया, जिस वजह से उसकी मुंह से हल्की चीख निकल गई। ईशानी मोक्ष को थोड़े गुस्से से देखने लगी। वहीं मोक्ष ने ईशानी की सीने को देखा, फिर प्यार से ईशानी को देखने लगा, जो उसे थोड़े गुस्से से देख रही थी। पर मोक्ष की होंठों पर उसकी गुस्से को देखकर एक स्माइल आ गई, जैसे उसे अपनी कलाकारी पर कितना गर्व हो। क्योंकि ईशानी की उभारों पर लव बाइट के निशान थे, जो निखर कर दिख रहा था। वहीं मोक्ष की होंठों पर स्माइल देखकर ईशानी चीड़ गई। तभी उसके दिमाग में कुछ आया और उसने मोक्ष को अपने ऊपर से हटाकर खुद ही उसके ऊपर आ गई। ये सब ईशानी ने इतनी जल्दी किया था कि मोक्ष कुछ समझ पाता उससे पहले ईशानी उसके ऊपर थी। मोक्ष तो ईशानी में इतना खोया हुआ था कि ईशानी ने उसे कब नीचे कर दिया उसे पता नहीं चला। मोक्ष ने ईशानी की कमर को पकड़ लिया और बड़ी इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी के साथ ईशानी को देखने लगा कि उसकी प्यारी बीबी अब क्या करने वाली है। ईशानी ने मोक्ष को देखा, फिर वो नीचे झुककर मोक्ष की गर्दन पर किस करने लगी। वहीं ईशानी की किस करते ही मोक्ष की आंखें बंद हो गई। ईशानी उसकी दिए हुए निशान को सक कर रही थी तो कभी बाइट कर रही थी, पर ईशानी की इस तरह बाइट करने से भी मोक्ष को दर्द नहीं हो रहा था, बल्कि उसे तो बहुत अच्छा लग रहा था। वो तो अपनी बीबी की पैशनेट किस को एंजॉय करने में लगा हुआ था। धीरे धीरे ईशानी नीचे जा रही थी। ईशानी की हाथ मोक्ष की एब्स पर चल रहे थे। जब ईशानी ने अपने होंठ मोक्ष की एब्स पर रख दिया तो मोक्ष के हाथ ईशानी की कमर पर कस गई। धीरे धीरे ईशानी की हाथ मोक्ष के हार्ट पार्ट पर चलने लगे, जिस वजह मोक्ष खुद को और कंट्रोल नहीं कर पाया और ईशानी को जल्दी से आपने नीचे कर दिया और फिर से ईशानी की उभारों को चूमने लगा और सक करने लगा। दोनों की सांसों की आवाज उस कमरे में गूंज रही थी। धीरे धीरे मोक्ष नीचे आ गया और ईशानी की कमर और बेली को चूमने लगा। वहीं ईशानी ने मोक्ष की बालों को मुट्ठियों में भर रखा था। मोक्ष धीरे धीरे नीचे जाकर ईशानी की सॉफ्ट पार्ट पर आपने होंठ रख दिया, जिस वजह ईशानी की मुंह से सिसकी निकल गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पेट के अंदर हजारों तितलियां उड़ रहे हैं। उसकी सांसें गहरी हो रही थी। मोक्ष ईशानी की मिड एरिया को किस कर रहा था। थोड़ी देर बाद वो ईशानी के ऊपर आ गया और ईशानी के अंदर एक झटके में इंटर कर गया, जिस वजह से ईशानी की मुंह से चीख निकल गई, क्योंकि कल रात की वजह से उसे अभी बहुत दर्द था आपने प्राइवेट एरिया में। वहीं ईशानी की चीख सुनकर मोक्ष रुक गया। उसे भी पता था कि उसकी बीबी कल रात की वजह से दर्द में है। ईशानी की दर्द को थोड़ा कम करने के लिए मोक्ष ईशानी की होंठों पर किस करने लगा। धीरे धीरे ईशानी की दर्द थोड़ा कम होने लगा क्योंकि उसकी ध्यान अभी मोक्ष की किस पर था। मोक्ष ने धीरे धीरे अपनी मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। कुछ ही देर में पूरे रूम में ईशानी की सिसकियों की आवाज गूंज रही थी। 2 घंटे बाद मोक्ष ईशानी से अलग हुआ। ईशानी इस वक्त बहुत जय थक गई थी, फिर भी उसकी चेहरे पर एक अलग सा ग्लो था। मोक्ष ईशानी की बालों को सहलाते हुए उसे देख रहा था। आज उसकी और उसकी बीबी की बीच की जो थोड़ी दूरियां बची थी वो भी खत्म हो गया था।
अब दोनों पूरी तरह से एक हो गए थे, जिस वजह से मोक्ष को इस वक्त इतना सुकून मिल रहा था जितना उसे कभी नहीं मिला था। ईशानी ने टाइम देखा तो 10:30 बज गए थे, तो ईशानी मोक्ष की तरफ देखकर बोली, बहुत देर हो गई, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट मैटर भी संभालना है, और एग्जीबिशन के लिए अभिक भाई को मेरी मदद चाहिए। फिर मोक्ष को देख प्यार से बोली, घर पर इनविटेशन कार्ड पहुंच गया होगा। ईशानी की बात सुनकर मोक्ष को भी याद आया कि शाम को एग्जीबिशन है। वो ईशानी की बालों को सहलाते हुए प्यार से बोला, जब तुमने इनविटेशन कार्ड भेजी है तब तो तुम्हारे दादाजी, दादी माँ, मोम, डैड, नन्नद और देवर जरूर आएंगे। वो भी वक्त से पहले भागे भागे पहुंच जाएंगे। आखिरकार वो सब अपनी बहू की इतनी बड़े फैन जो है। इतना कहकर वो हंसते हुए अपना सिर हिला दिया। वहीं उसकी बात सुनकर ईशानी की होंठों पर भी स्माइल आ गई, क्योंकि उसे भी पता था कि मोक्ष के फैमिली के लोग उसे कितना पसंद करते हैं और प्यार करते हैं। मोक्ष ने ईशानी को अपनी गोद में उठा लिया और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। ईशानी ने मोक्ष की सीने पर अपना सिर रख दिया और अपनी आंखें बंद कर लिया। उसे सच में बहुत ज़्यादा थकान हो रहा था और दर्द भी हो रहा था, जिस वजह से उसे चलने का बिल्कुल भी मन नहीं था। मोक्ष ईशानी को अंदर लाकर धीरे से खड़ा कर दिया। नीचे पैर रखते ही ईशानी की प्राइवेट पार्ट पर दर्द हुआ, जिस वजह से ईशानी की हल्की सी चीख निकल गई। अब तक मोक्ष ने बाथटब में गर्म पानी भर दिया था। ईशानी को दर्द में देखकर मोक्ष ने फिर से उसे अपने गोद में उठा लिया। ईशानी को दर्द में देखकर उसे भी बहुत दर्द हो रहा था। उसे अब खुद पर गुस्सा आ रहा था कि क्यों उसने जल रात इतनी वाइल्डली बिहेव किया। वहीं मोक्ष की चेहरे को देखकर ही ईशानी समझ गई कि मोक्ष को गिल्टी फील हो रहा है। इसलिए उसने मोक्ष की गाल पर हाथ रख दिया और उसकी आंखों में प्यार से देखकर बोली, रिलैक्स, तुम गिल्टी क्यों फील कर रहे हो हब्बी, बस थोड़ा दर्द है, ये सबको होता है। वहीं अपनी प्यारी बीबी की बात सुनकर मोक्ष की होंठों पर स्माइल आ गई। खुद दर्द के होते हुए भी उसकी प्यारी बेबी डॉल उसके बारे में ही चिंता कर रही है। मोक्ष ने ईशानी को बाथटब में आराम से बैठा दिया और उसे प्यार से देखते हुए बाहर चला गया। वहीं ईशानी को गर्म पानी की वजह से बहुत आराम मिल रहा था। उसने साइड पर अपनी सिर टिकाए अपनी आंखें बंद कर लिया। वहीं मोक्ष जैसे ही बाहर आया उसकी नज़र बेड पर गई। बेडशीट पर ब्लड स्टेन था, जिसे देखकर मोक्ष की होठों पर स्माइल आ गई। उसने बेडशीट को अच्छे से फोल्ड करके रख दिया। फिर उसने एक स्टाफ को कॉल किया रूम क्लीन करने के लिए। फिर वार्डरोब में जाकर ईशानी के लिए उसने एक बाथरोब लिया और वॉशरूम की तरफ चला गया। अंदर आकर उसने देखा तो उसकी प्यारी बीबी तो सो गई थी। वो समझ गया कल रात ना सोने की वजह से और थकान की वजह से उसकी बीबी बाथटब में ही सो गई होगी। वो जाकर खुद ही ईशानी को क्लीन करने लगा तो ईशानी की नींद खुल गई। जब उसने देखा कि कैसे उसके हब्बी प्यार से उसकी शरीर को क्लीन कर रहा है तो उसने कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप बैठी रही। थोड़ी देर बाद मोक्ष ने ईशानी को और खुद को अच्छे से क्लीन किया और उसने ईशानी को वो बाथरॉब पहना दिया और खुद भी टॉवल लपेटकर ईशानी को गोद में लिए रूम में आ गया। अब तक क्लीनिंग स्टाफ आकर रूम क्लीन करके चला गया था। मोक्ष ईशानी को लेकर वार्डरोब में चला गया। अंदर एक साइड मोक्ष के सूट, कैजुअल आउटफिट और बाकी चीजें था, क्योंकि बहुत बार वो यहाँ अपनी प्राइवेट विला में रुक जाया करता था। वहीं दूसरी साइड ईशानी की कपड़े थे, जिसे देखकर ईशानी खुद हैरान हो गई कि मोक्ष ने उसके लिए भी यहाँ वार्डरोब सेट कर रखा है। फिर उसकी चेहरे पर स्माइल आ गई। वो प्यार से अपने हब्बी को देखने लगी। मोक्ष ने खुद ही आउटफिट चूज किया। फिर उसने ईशानी की बाथरोब को उतार दिया और ईशानी को उसके कपड़े पहनाने लगा। ईशानी को कोई हैरानी नहीं हुई अपने साइज की कपड़े देखकर, क्योंकि मोक्ष जब उसे गिफ्ट करता था तब भी सभी कपड़े उसके लिए परफेक्ट साइज के होते थे। मोक्ष ने ईशानी को उसके कपड़े पहनाए, फिर उसे साइड में बैठा दिया और खुद के कपड़े भी पहन लिया। वो ईशानी को फिर से अपनी गोद में उठाकर नीचे ले आया। वहीं नीचे सिर्फ एक मेड थी। मोक्ष और ईशानी को देखकर उनकी होंठों पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। ये मीना जी थी। बहुत सालों से ये ओबरॉय फैमिली के लिए काम करते थे। फिर जब मोक्ष ने यहाँ प्राइवेट विला बनाया तब वो यहाँ विला के देखभाल के लिए रहने लगी। जब भी मोक्ष आता था तब बिना जी ही उसका सारा काम करते थे, खाना भी वही बनाते थे।
यहाँ एक क्लीनिंग स्टाफ और बाहर सिक्योरिटी और बिना जी के अलावा कोई नहीं रहता था, क्योंकि मोक्ष को यहाँ आने के बाद शांति से रहना पसंद था। बिना जी खुशी से बोली, मोक्ष बाबा, ईशानी मैम आप कल से आए हैं और मुझे पता ही नहीं आपने मुझे कल बुलाया क्यों नहीं। बिना ईशानी को जानती थी क्योंकि उसने ईशानी को यहाँ एक बार देखा था, पर ईशानी बस 1 मिनट के लिए रुकी थी, इसलिए उसे ईशानी के साथ बात करने का मौका ही नहीं मिला था। इसलिए उसे पता नहीं था कि ईशानी को क्या बुलाए। मोक्ष ने ईशानी को डाइनिंग टेबल पर बैठा दिया। ईशानी बिना जी की तरफ देखकर बोली, अरे आंटी, आप मुझे सिर्फ ईशानी बुला सकती है, मैम बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ईशानी की बात सुनकर बिना जी खुश हो गई। उसे नहीं लगा था कि ईशानी इतनी अच्छी और डाउन टू अर्थ होगी। ईशानी की बिहेवियर और नेचर बिना जी को बहुत पसंद आया था। वो ईशानी और मोक्ष की तरफ देखकर खुशी से बोली, ठीक है ईशानी बेटा, मैं आप दोनों के लिए अभी ब्रेकफास्ट लेकर आती हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से किचन की तरफ चली गई। वहीं मोक्ष अपनी बीबी को प्यार से देख रहा था। बिना जी लगभग 30 साल से राजवंश फैमिली के लिए काम करती थी। वो मोक्ष से बचपन से बहुत प्यार करती थी, मोक्ष को बेटा ही बुलाती थी, इसलिए मोक्ष उन्हें बहुत सम्मान करता था। बिना जी की कोई फैमिली नहीं थी, जिस वजह से वो राजवंश फैमिली को ही अपनी फैमिली मानती थी। जब मोक्ष ने यहाँ विला बनाया था और यहाँ कुछ दिन के लिए रहने लगा, तो बिना जी यहाँ उसकी ख्याल रखने के लिए आ गई ताकि मोक्ष को कोई परेशानी ना हो। और आपन बीबी की बिना जी की प्रात बिहेवियर देखकर मोक्ष को उस वक्त ईशानी पर और भी प्यार आ रहा था। थोड़ी देर में बिना जी ने टेबल पर ब्रेकफास्ट लगा दिया, तो मोक्ष ने ईशानी की प्लेट में खाना सर्व किया, फिर अपने प्लेट में, फिर ईशानी को अपने हाथ से ही खिलाने लगा। वहीं उसका ये जेस्चर देखकर कांता जी को बहुत खुशी हो रही थी। ईशानी ने मोक्ष की हाथ से खाना खा लिया और खुद भी अपने हाथ से मोक्ष को खिलाने लगी। मोक्ष तो खुश हो गया, यही तो वो चाहता था, अपनी बीबी के हाथ से खाना खाना। वहीं बिना जी तो उन दोनों को देखकर प्यार से उनकी बलाएं ले रही थी। वो थोड़ी दूर जाकर मोक्ष और ईशानी की साथ में फोटो ले लिया। थोड़ी देर में मोक्ष ईशानी को लेकर विला से बाहर निकल गया। वहीं बिना जी जल्दी उन दोनों को बाहर तक छोड़ कर आई और जो फोटो उसने मोक्ष और ईशानी की लिया था उसे किसी को भेज दिया। तभी कुछ ही सेकंड में दूसरी तरफ से कॉल आ गया, तो बिना ने खुशी से फ़ोन उठा लिया। तभी दूसरी तरफ से कनक जी की खुशी से चहकती हुई आवाज़ आई, हाँ जी, ये कोई और नहीं कनक जी ही थी जिन्हें बिना जी ने मोक्ष और ईशानी की फ़ोटो भेजी थी। बिना क्या सच में कल रात दोनों साथ में थे? तो बिना जी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ दोनों कल रात से रूम में ही थे, और जब मैं क्लीनिंग स्टाफ के साथ रूम में गई थी तब रूम की हालत को देखकर मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि बहुत जल्दी हमें खुशखबरी मिलने वाली है। बिना जी की बात सुनकर उधर से कनक जी खुशी से बोली, भगवान करे तुम्हारी बात सच हो जाए।